नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्रही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा कल का ही टॉपिक उच्च न्यायालय को हम अब कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो रहा था। इसको हम इसलिए दो पार्ट में इसको करते हैं। हमने कल आपको बताया था कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है ना। ये सब हम आपको डिस्कस कर चुके थे कि भारत की न्यायपालिका कैसी है ना। और थोड़ा सा हमने चर्चा ये भी की थी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, किस भाग में है। जैसे हमने वहाँ बताया था आपको, सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में है। कुल उस समय वर्तमान में जो न्यायाधीश है वो आपके 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 आपके अन्य न्यायाधीश। फिर हमने आपको हाई कोर्ट के बारे में बताया था। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, और जबकि आपको याद हो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके लिए हमने आपको एक मानचित्र बनाया था, जिसमें ये बताया था कि कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिसमें या तो 2 राज्य शामिल हैं, या उसके साथ एक राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो वो हमने इसलिए बताया था ताकि आप उनको पढ़ लेंगे तो बाकी आपको सब याद हो जाएंगे। इसके बाद हमने 214 में बताया अनुच्छेद में आपको कि भारत के हर एक राज्य में हाई कोर्ट होगा। और शुरुआत में भी बताया आपको 1862 में जो स्थापना हुई, कलकत्ता हाई कोर्ट की हुई, आपकी बम्बई हाई कोर्ट हुई और आपकी मद्रास हाई कोर्ट, और 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। फिर उसके बाद हमने आपको अनुच्छेद 231 बताया, जिसमें यह कहा गया कि संयुक्त हाई कोर्ट भी हो सकती है, यानी 2 राज्यों की संयुक्त हाई कोर्ट भी हो सकती है। अनुच्छेद 230 बताया, जिसमें कहा गया कि कोई भी हाई कोर्ट का विस्तार करके उसमें संघ शासित प्रदेश को भी शामिल किया जा सकता है। इसके बाद हमने क्या बताया आपको, 241, और हमने कहा था कि 241 बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि इसमें संघ शासित प्रदेशों के लिए अलग से हाई कोर्ट बनाई जा सकती है। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण था दिल्ली, है ना। और डेट भी हमने शायद लिखाई थी 19 अक्टूबर 1966, है ना। ये सब हमने कल पढ़ा था। इसके बाद हमने नियुक्तियां भी पढ़ ली थी कि किस तरीके से मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती हैं, योग्यता पर भी चर्चा कर ली थी। अब आप हमें जो आज कंटिन्यू करना है, और जो भी चीज़ें हम नहीं बता पा रहे हैं वो उसको आप इसके पहले वाला वीडियो देखें, आप प्ले लिस्ट में बाकायदा सीरीज की तरह नंबरिंग से पूरा डला हुआ है, तो आप उसको पढ़ें। और आज जो हमें पढ़ना है उसके आगे के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया और उसको त्याग पत्र देना है। तो आप देखें, शपथ राज्यपाल दिलाता है और अपना इस्तीफा या त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को देता है। तो आज से हमें, आज की क्लास में हमें इसको यहीं से कंटिन्यू करना है। तो आप हेडिंग डालें त्याग पत्र, ये अनुच्छेद लिखें त्याग पत्र। पीछे का वीडियो देख ले तो उसी के आगे से कंटिन्यू है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को, ठीक है। अब शपथ राज्यपाल दिलाता है और हटाता, मतलब हटाने का मतलब त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, सबको लगता है कि राज्य की बात है तो राज्यपाल ही होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसमें जो कल के टॉपिक में कंटिन्यू है, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। यानी त्यागपत्र होता है कि उसको काम नहीं करना है, और पद से हटाने का मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं पर महाभियोग की प्रक्रिया से, या एक कुछ आधार होते हैं जैसे साबित कदाचार, है ना, जैसे मिसबिहेवियर, और या असमर्थता, इनकैपेसिटी, इन आधारों पर हम उसको हटाते हैं। या महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया बिल्कुल सेम होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली। जैसे हम आपको हल्का सा बताते हैं, आप जैसे महाभियोग की प्रक्रिया लाना है, 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। तो लोकसभा में यदि आप हटाने की प्रक्रिया लाते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए है, उसके लिए आपको चाहिए है 100 सदस्य, और राज्यसभा से हटाने के लिए चाहिए आपको 50 सदस्य। जिस सदन में प्रस्ताव रखा गया वहाँ का अध्यक्ष उसमें न्यायिक जांच कराएगा। जांच कराने के बाद संसद में क्या होगा, बहस होगी। तो बहस के पूर्व 14 दिन पूर्व न्यायाधीश को खबर देगा कि वो भी अपना पक्ष रख सके। इसके बाद सदन में 2 तिहाई बहुमत से वो पारित होगा, और उस पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करेगा और महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। अब लिखें अपन पद से हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 217 कल का ही चल रहा है कंटिन्यू में, जिसमें अनुच्छेद 217 में नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की बात थी। पद से हटाने के लिए क्या है, पद से हटाने के लिए आप यहां लिख लें, आप सुप्रीम कोर्ट के समान, ठीक है।
अब कैसे कुछ बेसिस होंगे, तो साबित कदाचार, साबित कदाचार, या साबित कदाचार के बाद असामर्थ्यता, असामर्थ्यता, इनकैपेसिटी, ठीक है। और ऑब्लिक लगा के लिखें आप क्या, महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा, महाअभियोग, महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीश को हटाने की ये प्रक्रिया है। अब इसको आप थोड़ा सा यहाँ डिटेलिंग देख लें, बाकी जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत अच्छे से महाअभियोग की प्रक्रिया पढ़ते हैं, ठीक है ना। वहाँ में लिख जो है सुप्रीम कोर्ट के समान है। तो होती क्या है, आप एक यहाँ से जान लें। मान लो हम लोकसभा से प्रक्रिया चालू करते हैं और राज्यसभा से, तो लोकसभा से हमें यदि इसको प्रस्ताव लाना है तो 100 सदस्य चाहिए, और राज्यसभा से यदि जाते हैं तो हमें 50 सदस्य चाहिए, ठीक। इसके बाद जिस सदन में रखा गया होगा, जिस सदन में प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव रखा गया, वहां का अध्यक्ष, वहां का अध्यक्ष, मान लो राज्यसभा में लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, वहां का अध्यक्ष जांच कराएगा, जांच कराएगा। ऐसा तो नहीं कि फर्जी है, और जांच में उसको लगता है कि कुछ इसमें संभावना है तो फिर क्या करेगा वो, 14 दिन, मतलब संसद में बहस के लिए क्या लिखेंगे आप, संसद में बहस कराएगा। परंतु उसके पहले क्या करेगा वो, बहस होने के पहले 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने को कहेगा, कहेगा। भाई 14 दिन पूर्व न्यायाधीश को भी तो बताना होगा कि आप अभी अपना पक्ष रखें। और इसके बाद क्या होगा, पक्ष रखेगा, बहस होगी, बहस के बाद दोनों सदनों में जो भी दोनों सदनें हैं, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, और लास्ट में पारित हो गया तो राष्ट्रपति के क्या हो जाए, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए। बस ये है कुल मिला के महाअभियोग की प्रक्रिया। इस प्रकार से उसको पद से हटा देंगे। शॉर्ट में आपको बता दिया है, जब हम कभी यूनिट 6 पढ़ाएंगे तो इसमें और डिटेल से चर्चा करेंगे। अब अगली हेडिंग लिखेंगे आप शपथ और अनुच्छेद 219। ये त्यागपत्र बता दिया, राष्ट्रपति को देगा, और पद से हटाने के लिए भी हमने बता दिया आधार क्या होंगे, साबित कदाचार, मिसबिहेवियर, या इनकैपेसिटी, या महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। और प्रक्रिया भी हमने आपको बता दी किस प्रकार से उसको हटाया जाएगा। बड़ा सरल सा था। अब लिखें आप शपथ। शपथ कौन दिलाता है न्यायाधीश? शपथ अनुच्छेद है 219, ठीक है। तो लिखेंगे राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। क्या लिखेंगे अनुच्छेद 200? राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति, ठीक। और शपथ दिलाता काय की है? संविधान के अनुरक्षण और परिरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। तो लिखेंगे संविधान के अनुरक्षण और परिरक्षण की शपथ दिलाते हैं। बस सिंपल सा है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, ठीक। अब अनुच्छेद 220 कहता है कि जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, जो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, वो अपने हाई कोर्ट में
मतलब जिस हाई कोर्ट का वो न्यायाधीश रहा है, उस हाई कोर्ट में वो क्या नहीं कर सकता है, अधिवक्ता का कार्य नहीं कर, अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यानी कोई भी हाई कोर्ट का जज जब सेवानिवृत्त होता है या रिटायर्ड होता है, तो वो अपने हाई कोर्ट जिसमें वो जज रहा है उसमें वो अधिवक्ता का कार्य नहीं कर सकता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता का कार्य कर सकता है या अन्य हाई कोर्ट में भी वो अधिवक्ता का कार्य कर सकता है, बस अपना भर छोड़ दे। तो ये अनुच्छेद 220 में है, तो आप लिखेंगे अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संदर्भ में है कि जो रिटायर्ड जज हो गए हैं वो क्या वकील अपना अधिवक्ता का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो काम तो कर सकते हैं, परंतु अपने हाई कोर्ट को छोड़कर। तो आप लिखेंगे अनुच्छेद 220 क्या कहता है, लिखें इस पे आप। हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपने हाई कोर्ट में अधिवक्ता का कार्य नहीं कर सकता। परंतु बड़ा लिखेंगे आप, परंतु ही इंपॉर्टेंट है आपका। परंतु सुप्रीम कोर्ट में या अन्य हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या अन्य हाई कोर्ट में अधिवक्ता का कार्य कर सकता है। क्लियर है, सिंपल भाषा में है, जहां का वो जज रहा है वहां उस हाई कोर्ट में कार्य नहीं कर सकता है, इसके अलावा वो अन्य हाई कोर्ट में कार्य करे, सुप्रीम कोर्ट में कार्य करे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेतन कौन देता है हाई कोर्ट के जज को? तो वेतन राज्य की संचित निधि से मिलती है, परंतु पेंशन उसको केंद्र की संचित निधि से मिलती है। इसमें क्या दिक्कत है? जैसे एक राज्य में आपने देखा है कि कई जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो 2 राज्यों के भी न्यायाधीश बन सकते हैं। कभी उत्तर प्रदेश में संयुक्त न्यायाधीश भी आपने देखा होगा, एक हाई कोर्ट में 2 राज्यों की न्यायाधीश है। तो फिर उन्हें कौन वेतन देगा, उन्हें पेंशन कौन देगा? वेतन समय पर तो दे सकता है, पेंशन कौन देगा? तो पेंशन मिलती है केंद्र से, और जब वेतन मिलती है राज्य की संचित निधि से। और इनकी वेतन में जब तक ये पद पर है कोई भी कटौती नहीं की जाती है वेतन भत्तों में। परंतु जब राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल आता है, यानी वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में इनकी वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। ठीक, तो आप लिखेंगे अगली हेडिंग वेतन, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 221 वेतन। वेतन क्या है? अनुच्छेद 221 और 221 क्या है? वेतन राज्य की संचित निधि से दी जाती है। तो यहां लिख लें आप, वेतन राज्य की संचित निधि से दी जाती है, जबकि पेंशन केंद्र की संचित निधि से। ठीक, और यहीं और लिख लें आप, एक नोट में लिख लें आप, पॉइंट में लिख लें, क्या? पद पर रहते हुए इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। पद पर रहते हुए इनके वेतन भत्तों में कटौती
नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ठीक, और एक पॉइंट और लिख लें आप, क्या लिखेंगे, एक पॉइंट, ये 3 पॉइंट है आपके, है ना। अब अगला पॉइंट लिखेंगे आप, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में इनके वेतन भत्ते कट सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप, वित्तीय आपातकाल, इसको आप पेन बदल के ही लिख लें आप, वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360 के तहत वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक, ये हो गया आपका वेतन का पूरा सिस्टम। यानी वेतन राज्य की संचित निधि से मिलती है, पेंशन केंद्र की संचित निधि से मिलती है, पद पर रहते हुए कोई भी कटौती नहीं की जाती है वेतन भत्तों में। वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360 के तहत इनके वेतन भत्तों में कटौती कम कर सकते हैं, यानी वेतन को कम किया जा सकता है। अब अगली हेडिंग लिखेंगे आप, स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर। तो अनुच्छेद 222 में इनका स्थानांतरण का प्रावधान दिया गया है। कैसे होता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके इनका क्या कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। हेडिंग डालें, स्थानांतरण। स्थानांतरण और अनुच्छेद क्या है, यह अनुच्छेद आप लोग याद रख लेंगे सब, 222 अनुच्छेद है आपका 222। क्या है अनुच्छेद 222, क्या कहता है, मतलब स्थानांतरण कैसे होगा, तो वो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से परामर्श कर सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर या विचार विमर्श कर, चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, विचार विमर्श कर उसका स्थानांतरण कर सकता है। अगली हेडिंग लिखेंगे आप, पदावधि, कि कितने समय तक न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। तो लिखेंगे पदावधि। क्या लिखोगे आप, पदावधि, या कार्यकाल भी आप इसको लिख सकते हैं। 62 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। अब मान लो 61 वर्ष में वो बना है मुख्य न्यायाधीश, तो 1 साल रहेगा, कोई 55 बना है तो 7 साल रहेगा, ये है। तो कुल मिला के 62 वर्ष की अवस्था विद्यमान हो या 62 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की अवस्था तक विद्यमान रह सकते हैं। तो लिखो आप, हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की अवस्था तक पद पर विद्यमान रह सकते हैं, विद्यमान रह सकते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी कार्यकाल या पदावधि। एक पद होता है कार्यवाहक न्यायाधीश या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ये कैसे बनता है, जब मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से पद पर नहीं रहता है तो उसकी जगह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या लिखेंगे आप, अनुच्छेद 223, और वो किसके लिए है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के संबंध में है। तो चाहो तो अनुच्छेद लिख लो, या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। तो सीधा लिखो आप, अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। तो लिखें अनुच्छेद 223
क्या कहता है? ये कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। ठीक, व्यवस्था की गई है। अब क्यों चाहिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, वो आपको यहां लिख लें। मुख्य न्यायाधीश की अस्थायी अनुपस्थिति के पर, क्या लिखोगे आप? देखो काले कलर से लिख लो आप, मुख्य न्यायाधीश की अस्थायी, मुख्य न्यायाधीश की अस्थायी अनुपस्थिति, यानी वो टेम्परेरी रूप से नहीं है पोस्ट पर, और उसकी जगह किसको बनाया जाएगा? कार्यवाहक को बनाया जाएगा। तो मुख्य न्यायाधीश की अस्थायी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से, राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। यह है कुल मिला के प्रावधान, ठीक है ना। टेम्परेरी रूप में कर देता है। जो जैसे मध्य प्रदेश में 36 है, तो एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 35 अन्य न्यायाधीश। तो उन अन्य 35 न्यायाधीशों में से एक को क्या बना देगा? वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना देगा। कब? जब मुख्य न्यायाधीश उस पद पर कुछ समय के लिए उपस्थित नहीं है, तब। क्लियर? अब एक न्यायाधीश और होता है आपके यहाँ, उसको बोलते हैं अपर न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश। ये कब बनाया जाता है? जब कार्य ज्यादा होता है, यानी कार्य की अधिकता होती है, तब एक अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश बनाता है। कौन बनाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से, या जो आपके हाई कोर्ट में कार्य की अधिकता होती है, तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, मतलब मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर कुछ अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और वो 2 वर्ष के लिए नियुक्त कर सकता है। 2 वर्ष के लिए नियुक्त कर सकता है। तो अब अनुच्छेद डालेंगे 224 अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश के संबंधित में। अनुच्छेद 223 आप समझ चुके हैं, वो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के लिए। जब मेन मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है अस्थायी रूप से, तब उसकी जगह राष्ट्रपति अन्य में से किसी को भी नियुक्त कर सकता है। अब 224 क्या कहता है? ये है आपका अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश के संबंध में। अपर या अतिरिक्त, नाम है इनके ना, अतिरिक्त न्यायाधीश। क्लियर? क्या काम है, मतलब कैसे नियुक्त होता है? जब हाई कोर्ट में कार्य की अधिकता होती है, तो यही लिख लें आप, जब हाई कोर्ट में कार्य की अधिकता होती है। ठीक, तो जब कार्य की अधिकता है, तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह कर, मतलब कार्य की अधिकता है, तो नीचे तीर बना के लिखेंगे, तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह कर 2 वर्ष के लिए नियुक्त करता है। एक यानी 2 वर्ष के लिए नियुक्त करता है वो, जब कार्य की अधिकता है, कार्य की अधिकता समाप्त हुई, ये पदवी क्या हुआ? समाप्त हुई। एक अनुच्छेद 224 के का में एक और आपको पढ़ना है।
कैसा? उसको बोला जाता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जो रिटायर्ड जज हो गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति की सलाह से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी पोस्ट सेवानिवृत्त न्यायाधीश से भी कार्य लेता है। इसमें एक विशेष बात यह है कि उसको सभी, जब वो मतलब रिटायर्ड को दोबारा लिया गया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति की सलाह पर, तो पद पर आया, पद पर आकर उसको सभी अधिकार सेम ही रहेंगे न्यायाधीश की तरह, और वेतन भत्ते राष्ट्रपति तय करेगा, परंतु वो न्यायाधीश नहीं कहलाएगा। यानी जो 36 न्यायाधीश होंगे उसमें उनको काउंट नहीं किया जाएगा। यही इसमें खास बात थी। ठीक है, तो आप लिखेंगे वो अनुच्छेद 224 के का में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और 224 में अपर और अतिरिक्त न्यायाधीश, और 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ये सब अनुच्छेद पूछे जाते हैं किसमें कौन सा है। तो आप लिखेंगे अनुच्छेद 224 के आ में, अनुच्छेद 224 के आ में क्या लिखोगे आप? का। ठीक है, और कई के लिए है, ये है आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीश। रिटायर्ड जजों की बात हो रही है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो रिटायर्ड जज हो गए न्यायाधीश, अब उनकी हम दोबारा जज बना रहे हैं, तो कैसे बनता है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह कर, राष्ट्रपति से, या सलाह ना कर, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर, वो ज्यादा सही है, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर नियुक्त करता है, मतलब उसको पहले परमिशन लेता है वो। कौन? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को क्या करता है? नियुक्त करता है। विशेष क्या है? ये आप हेडिंग डालें, विशेष, मतलब इस सेवानिवृत्त न्यायाधीश में विशेष क्या है ऐसा?